बुड़ाल पहनता, बुड़ाल पहनता, दाई कंकालिता, दाई कंकालिता, दाई बमलेश्वरिता, दाई बमलेश्वरिता, दाई दंतेश्वरिता, दाई दंतेश्वरिता, धरती ताईता, धरती ताईता, मातृशक्ति ताईता, मातृशक्ति ताईता, पितृशक्ति ताईता, और सूर्य चंद्र धरती आकाश अग्नि जल वायु इन पंच तत्वता, पंच तत्वता हमारे पुरखों था, हमारे पूर्वजों था। गोंडवाना कोयतूर महासभा के इमली खेड़ा गोटूल में मैं बेहद गौरवान्वित हूँ कि गौड़ समाज के गोटूल में ये सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षेत्र केंद्र है। इस केंद्र में आप सबने बड़े दिल से, बड़े प्यार से, स्नेह से, सम्मान से मुझे आमंत्रित किया। ये मेरे लिए जीवन में बेहद गौरवशाली और यादगार पर्व है, उत्सव है, बहुत बड़ा एक सम्मेलन है। ये प्रांतीय अधिवेशन नहीं, राष्ट्रीय अधिवेशन हो गया है। ये 11वां प्रांतीय अधिवेशन नहीं, ये राष्ट्रीय अधिवेशन है कि हम सब अपने पूर्वजों की जड़ों को समझ रहे हैं, मान रहे हैं और इस विरासत को सहेजने का प्रयास कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। मैं बताना चाहूंगी कि जो आज पूरा भारत है वो इंडिजिनियस लोगों की धरती है, इसीलिए इसका नाम इंडिया रखा गया है। भारत का नाम इंडिया इसीलिए रखा गया है कि ये आदिवासी लोगों की धरती है और पूरा भारत आदिवासियों ने ही बनाया है। इसका सबूत है हमारे पूर्वजों के जो गढ़ है, महल है, किले हैं, बावड़िया है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल। आप पूरे भारत में कहीं पर भी चले जाइए, राजस्थान में जाएंगे तो भीलों को और मीणों के पूर्वजों के अवशेष मिलेंगे, गोंडवाना में गोंड साम्राज्य के मिलेंगे, मतलब आप नॉर्थ ईस्ट में भी चले जाइए, वहां जो आदिवासी है पूर्वी भारत के, उन सब का कबीलाई शासन हर जगह रहा है और आज भी है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है जो पूर्वजों ने हमें दी है। आजादी की लड़ाई 1857 में शुरू हुई थी, लेकिन उससे 200 साल पहले से हमारे पूर्वज इस धरती के लिए, जंगल के लिए, नदियों के लिए, पहाड़ों के लिए, हर वो कौम जो विदेश से आई आक्रमणकारी कौम, उन सब से बहुत बड़ी जंग लड़ी है। 1857 से पहले लगभग 200 लड़ाइयां हम आदिवासियों के पूर्वज लड़ चुके हैं, लेकिन उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है इतिहास में। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अवशेष तो बहुत सारे छोड़े हैं, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत बहुत सारी छोड़ी है, महल, किले, बावड़ियां, धरती है गोंडवाना की, उधर भील प्रदेश की चल जाए, मीना का मत्स्य प्रदेश चले जाइए, हर जगह हमारे पूर्वजों के बहुत बड़ी विरासत है भौगोलिक, लेकिन इसको लिखित रूप में सही तरीके से लिखा ही नहीं गया। और जो आक्रमणकारी प्रजातियां आई, उन्होंने फिर इस इतिहास को अपने नाम करवा लिया, खास तौर से जो घुसपैठिए हैं या शरणार्थी हैं जो अपने आप को आर्य कहते हैं। इस देश के मूल मालिक सिर्फ आदिवासी है, ये मैं नहीं कह रही। ये 5 जनवरी 2011 का जस्टिस काटजू का स्टेटमेंट है, उनका निर्णय है कि भारत में रहने वाले 8% जो आबादी है वो मूल मालिक है, वो आदिवासी है। 92% जो लोग हैं वो घुसपैठी है, आक्रमणकारी है, लुटेरे हैं, वो अब यहाँ बस गए हैं और आप लोगों को पता है वो ही शासन चला रहे हैं। आज वो ही शासन चला रहे हैं। अभी मेरे भाई और बहन ने गीत गाया था कि गोंडवाना के पहरेदारों क्यों सो रहे हो, क्यों सो रहे हो? क्योंकि देश को चौकीदार चला रहा है। और चौकीदार कौन है? कौन है चौकीदार? पूरे देश को बेच खा रहा है वो। जंगल हो, खदान हो, मैदान हो, पहाड़ हो, नदी हो, नाले हो, दर्रे हो, खाइयां हो, घाटियां हो या हमारे खनिज संसाधन हो, सबको बेच रहा है। अंबानी अड्डानी को बेच रहा है। सारी सरकारी जो भी संस्थान है, चाहे शिक्षा के स्तर को देख लीजिए, सरकारी स्कूलों को देख लीजिए, कॉलेजों को देख लीजिए, महाविद्यालयों को देख लीजिए, या सरकारी जो रोजगार के क्षेत्र हैं, चाहे बैंक हो
या रेलवे हो या स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे एयरपोर्ट वाली हो, हर क्षेत्र को ये निजीकरण में बदल रहे हैं। बदल रहे हैं नहीं बदल रहे? बाकी जो बची आपकी जमीनें, उन जमीनों को भी हथियाने में लगे हुए हैं। और आपकी जो मूल पहचान है आदिवासियत, आदिवासी होने की, इंडिजिनियस होने की, उस पहचान के बारे में तो ये लोग जिक्र भी नहीं करते। इनकी तो छोड़िए, हमारी जो मातृशक्ति है राष्ट्रपति के रूप में बैठाई गई है पूरे देश के ऊपर, पूरे संसार को एक सिंबल दिखाने के लिए कि हम आदिवासियों का इतना सम्मान करते हैं। या आदिवासी इतने विकसित हो गए हैं कि देश के राष्ट्रपति भी बन गए। कभी राष्ट्रपति ने आदिवासी शब्द का जिक्र किया? कभी विश्व आदिवासी दिवस पे आप लोगों को बधाई दी है? कभी आदिवासी अधिकार दिवस पे कोई बात की है? और उनके आने के बाद ही आदिवासियों पे अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं? मणिपुर में राज्यपाल आदिवासी अनुसुईया उइके जी, देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जी है, संथाली समाज से, आदिवासी समाज से। मणिपुर में जो भयावह कांड हुआ है महिलाओं के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ, ये बहुत बड़ी चेतावनी है हम सब आदिवासियों के लिए, हम सब आदिवासियों के लिए। कहीं कहीं हमें ईसाई कह के बरगलाया जाता है, कहीं मुस्लिम कह के बरगलाया जाता है, या एक खूनी नरसंहार को जन्म दिया जाता है जो मणिपुर में हम देख चुके हैं। इससे पहले कश्मीर में भी देख चुके हैं। कश्मीर में आप लोगों को पता है कितने आदिवासी रहते हैं? लगभग 70 लाख आबादी है कश्मीर में आदिवासियों की, लेकिन सरकार की जुबान पे एक शब्द नहीं आता। उनकी जुबान पे शब्द आता है कश्मीर फाइल का, जिसमें जिक्र होता है पंडितों का। तो वो आदिवासी आबादी का क्यों नहीं करते जिक्र? क्योंकि वो सब जगह से अस्तित्व खत्म करना चाह रहे हैं। यूएनओ में भी उनके नुमाइंदे जाकर कहते हैं कि भारत में कोई आदिवासी नहीं है। तो क्या हम आदिवासी नहीं है? हम क्या हैं? आदिवासी का मतलब है इस देश, इस धरती का मूल मालिक। मूल मालिक हमारे पुरखे थे, उनसे ये धरती लेकर इंडिया बना है। इसीलिए हमें संविधान में अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज किया है। संविधान ने हमें जो पहचान दी है अनुसूचित जनजाति के रूप में, वो इसीलिए दी है कि ये देश, ये धरती आदिवासियों की है। और इन आदिवासियों के जो वंशज है उनको हम शिक्षा में, राजनीति में और रोजगार में एक विशेष दर्जा देते हैं। और इनको मतलब सब समाजों के साथ समकक्ष या मुख्य धारा में लाने के लिए इनको सारे अवसर देते हैं। लेकिन ये अवसर अभी मिलने ही लगे थे, शायद एक पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी आने वाली है, सारे अवसर खत्म किए जा रहे हैं। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया जाने का पूरा चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ और उनको वो कानून वापस लेना पड़ा। वो एट्रोसिटी एक्ट आदिवासी और दलितों के लिए था कि कोई आपके साथ अत्याचार करता है, शोषण करता है, तो आप सरकार की या कानून की शरण में जाकर आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। दूसरा था, इन्होंने 14 पॉइंट रोस्टर लागू किया था महाविद्यालयों में, कॉलेजों में, जिसमें आरक्षण में तो आदिवासियों को 14वां पॉइंट दे दिया कि 100 में से जो 14वीं पोस्ट बनेगी वो आदिवासी की होगी। लेकिन इन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर लागू करके उस पोस्ट को खत्म कर दिया, आदिवासियों को वहां से बाहर निकाल दिया। यह है अच्छे दिनों की सरकार। जो वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। तो इन्होंने दांत तो दिखा दिया। अच्छे दिनों की सरकार, सेवक है, प्रधान सेवक है, या सेवा के लिए आए हैं, अच्छे दिन दिखाने के लिए आए हैं, लेकिन ये आदिवासियों को सबसे बुरे दिन दिखाने के लिए आए हैं। ये आरएसएस के थ्रू चल रहे हैं। आरएसएस संघियों की सरकार है, वो पूरे देश में मनुवाद को लागू करना चाहती हैं। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हिंदू धर्म में आते हैं। क्या हम इन 4 वर्णों में आते हैं? नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हिंदू धर्म में आते हैं। तो हमारे समाज के लोग अपने आप को हिंदू क्यों मानते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है मेरा आप सभी से, पितृशक्तियों से, मातृशक्तियों से, युवा पीढ़ी से, जो काल्पनिक चरित्रों को मानने लग गई है।
बाजारवाद के प्रभाव में आ गई है, या धर्मांधता के प्रभाव में आ गई है, या सरकार द्वारा जो साम दाम दंड भेद के षड्यंत्र जो चलाए जा रहे हैं, प्रशासनिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से, उसके चुंगल से आप लोगों को बचना होगा। बचेंगे नहीं बचेंगे? आप बचेंगे अपने पूर्वजों की विरासत को सहेजेंगे जब, उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को, उनके जो पारंपरिक जो रीति रिवाज थे, उनको, जो सबके लिए आज भी बहुत विशेष फलदायी है। ये देवगढ़ के राजा जो जाटवा जी रहे हैं और यहाँ के जो बादल भोई जी रहे हैं, उनके और उनके पूर्वजों की बहुत बड़ी बलिदान किया, संघर्ष किया, शौर्य गाथाओं की ये धरती है। इस धरती में उन्होंने इतिहास रचा है और उनके अवशेष आज भी वो बयां कर रहे हैं उनकी दास्तां। तो आप और हम मिलकर क्या नहीं कर सकते, जो आज पढ़ाई से भी जुड़ गए हैं, भाषा के माध्यम से, संपर्क भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान भी कर रहे हैं और सक्षम भी है कि हम एक दूसरे की आवाज बने, ताकत बने और अपने अपने समाज की अस्मिता, अस्तित्व और स्वाभिमान को बरकरार रखें। जैसे भील समाज की भीली भाषा, गोंड समाज की गोंडी भाषा, संथालों की संथाली भाषा, मीणाओं की मीणी भाषा है, तो हम इन भाषाओं को अपने पूर्वजों से और अपने जो बूढ़े बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी या नाना नानी हैं, उन सब से सहज सकते हैं। हम अपनी भाषा को सहेजेंगे तो उसमें संस्कृति भी सहज पाएंगे, परंपराओं को भी सहज पाएंगे और अपने इतिहास और अपनी विरासत को भी सहज पाएंगे। उसमें छोटे छोटे गीत है, कहानियां है, बड़ी ऐतिहासिक विरासत छुपी हुई है उसमें। और आपका जो गौरवशाली वैभव है या गौरवशाली जो अतीत है, उस अतीत को जब आप जानेंगे तो आपको काल्पनिक चरित्रों की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने और हमारी मातृशक्तियों ने इन दो बाजुओं से ही जाने कितनों से लोहा लिया है और उनको नाको चने चबाए। रानी दुर्गावती का उदाहरण बताया अभी। रानी दुर्गावती गढ़मंडला की रानी रही है और उन्होंने 15-16 साल शासन किया है। क्या कोई और रानी का ऐसा उदाहरण है? उन्होंने अकबर की सेना से लोहा लिया था। अकबर की सेना ने गढ़मंडला पर शासन करने के लिए उन पर आक्रमण किया, लेकिन रानी ने उनकी सेना को नाको चने चबाए थे। क्या कोई देवी देवता आके बचाया था उनको? किसने बचाया? रानी दुर्गावती ने। ऐसे ही पूरे देश भर में हमारे जो नायक और नायिका है, उन्होंने अपने अपने समाज, अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने राज्य को बचाया है। वहां कोई काल्पनिक नहीं आया उतर के। और ये काल्पनिकता के जो ग्रंथ है, महाग्रंथ है, चाहे रामायण हो या महाभारत हो या वेद हो या पुराण हो, ये सब आपको भ्रमित करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए रचे हैं। और ये किसने रचा है? सोचिए, रामायण महाभारत में सिर्फ 2 परिवारों की कहानी है। 2 परिवारों की कहानी है। भाइयों में संपत्ति विवाद का बंटवारे की कहानी है और घर से निकाले गए लोगों की कहानी है। रामायण में भी घर से निकाला गया, महाभारत में भी घर से निकाले गए। कौन थे वो? 2 परिवार, खुद सगे भाई बंदी तो थे। उन्होंने दोनों में ही देखिए अपनी अपनी पत्नियों को दांव पे लगाया और अपने बाप दादाओं को मारकर सत्ता हासिल की है। तो जब वो अपने बाप दादाओं के, अपनी पत्नियों के, अपने बच्चों के नहीं हुए, तो वो आपके रक्षक कैसे होंगे? सोचिए, रामायण में जो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, मैं कहती हूँ वो मर्यादा का सबसे दुष्चरित्र व्यक्ति था। उसने, उसके सामने उसके भाई ने किसी महिला का नाक काट दिया तो वो क्यों नहीं बोला? मर्यादा पुरुषोत्तम तो वो होना चाहिए कि सबकी बहन बराबर होनी चाहिए ना, बहन बेटी। तो क्यों नहीं बोला वो? और क्यों उसने फिर भाई से भाई को लड़ाया? पूरी कहानी में देखिए, आदिवासियों का इस सब्जी के साथ लिया, चाहे वो हनुमान के रूप में हो, चाहे वो सुग्रीव के रूप में हो, चाहे वो जामवंत के रूप में हो, चाहे वो शबरी के रूप में हो। कौन थे ये? कहानी काल्पनिक है, लेकिन आप लोगों को दास बनाने के लिए इन कहानियों को ग्रंथों में डाला गया है, ताकि आप उनको पढ़ते रहें
और आपकी जो शक्ति है उसको भूल जाएं, आपके जो पूर्वजों का इतिहास है, जो संस्कृति है, उस गौरव को भूल जाएं और इन ग्रंथों के पीछे ही पड़े रहे कि ये ग्रंथ आके हमारी रक्षा करेंगे। अरे वो कागज के पुर्जे क्या रक्षा करेंगे जो झूठ कपट से भरे हुए हैं। आपके पूर्वजों का जो गौरवशाली इतिहास है ना, आपको जो खून मिला, आपको जो जिन्स मिले, वो ही आपकी रक्षा करेगा। और ये हम आदिवासियों की बहुत बड़ी विरासत है, इसीलिए आदिवासियों ने जो जंग लड़ी थी, हर उस विदेशी से, हर उस आक्रमणकारी से, चाहे उस घुसपैठी से, चाहे वो शक हो या हूण हो, कुषाण हो, तुर्क हो, मुगल हो या अंग्रेज हो, इन सब से लोहा लिया आदिवासियों ने। इन्होंने लोहा लिया है, इसीलिए हम सबको, हमारे पूर्वजों को 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट नाम से एक बहुत बड़ा कानून बनाकर लगभग पूरे देश में 500 चौकियां बनाकर हमारे पूर्वजों पर नकेल कसने का प्रयास किया था। 500 चौकियां बनाकर, सोचिए, कहीं आने जाने नहीं दिया जाता था। आने जाने से पहले उस चौकियों में हाजिरी देनी पड़ती थी सुबह और शाम। जब सुबह और शाम आप हाजिरी देंगे तो दूसरी जगह कैसे जाएंगे। और मीणा समुदाय में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हर उस मतलब जन्म लेने वाले बच्चे को भी थाने में दर्ज करवाना होता था कि हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया। और जब वो 12 साल का हो जाता था तो उसको हाजिरी देने जाना होता था सुबह और शाम थाने में, और उस थाने में उनके साथ बहुत अत्याचार होते थे। कईयों को तो मतलब मार दिया जाता था, गायब कर दिया जाता था, पता ही नहीं चलता था, जैसे आज भी कर रहे हैं ये लोग। आज जो सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ या इनकी कुनीतियों के खिलाफ जो भी बोल रहा है, आप लोगों को पता है किस तरीके से ये गायब कर रहे हैं, किस तरीके से ये मतलब अपराध लगाकर, और हर आदिवासी क्षेत्र में से जल जंगल जमीन को हथियाने के लिए ये नक्सली या उग्रवादी करार देकर हर जगह प्रशासनिक कार्यवाही करवा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा ये नकेल कस रहे हैं आप सब पर। सब एकजुट होना होगा, क्योंकि जंगल खदानों के मालिक आप और आपके पूर्वज रहे हैं। आज भी जंगल, नदियां, पहाड़ वहीं बचे हैं जहां आप बसे हुए हो। शहरों में है क्या जंगल, नदियां, पहाड़? इसको ढीला करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपका पानी शहरों में जा रहा है, आपके जो खदानों के जो खनिज है वो शहरों में जा रहे हैं। ठीक है, आपकी जो ऊर्जा है, बांध आप लोगों के लिए बनाए गए, लेकिन उसका पानी आपको नहीं मिल रहा, वो महानगरों में जा रहा है। बांध से जो बिजली बनती है वो आप लोगों तक नहीं पहुंचती, लेकिन वो महानगरों में पहुंच रही है। आपके जो संसाधन है वो विकास के नाम पर महानगरों में जो तथाकथित गैर आदिवासी लोग हैं उन तक सुविधा मुहैया करवाई जा रही है, जबकि आप लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। जीवन जीने की मूलभूत सुविधाएं भी आप लोगों को नहीं दी गई है, लेकिन आपकी सुविधाओं को छीन कर वहां पर ले जाया जा रहा है। इन चीजों को, इन साजिशों को आप सबको सहेजना होगा, समझना होगा और इनको बचाना भी होगा। और इनको बचाने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाइए। अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अच्छा स्वास्थ्य रखिए। अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए आप अच्छा खान पान रखिए। अच्छा खान पान आप तभी रखेंगे जब आपकी अच्छी आदतें होंगी, और अच्छी आदतें आप तब रखेंगे जब आप में एक स्वस्थ दिमाग होगा। चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो या कितना ही अनपढ़ हो, लेकिन स्वस्थ दिमाग दोनों में होना बहुत आवश्यक है। आवश्यक है ना? और जो भी गलत शौक है या जो भी बीमारियां हैं, चाहे वो शराब की हो, गुटखे की हो, पान की हो, तंबाकू की हो, अय्याशी की हो, लड़ाई झगड़े की हो, ये सब आपने खुद ने पैदा किया तो आप खुद ही उसको मिटाएंगे। अपने परिवार के लिए, सबसे पहले अपने परिवार के लिए, फिर समाज के लिए। क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, और परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा, और समाज स्वस्थ रहेगा तो हमारी जैसे हजारों बहनें ऐसे मंचों पे और हर गोटुल में खड़ी हो जाएंगी, तो कोई भी ताकत नहीं है कि आदिवासी समाज को वो परास्त कर सके या आदिवासी समाज को वो नष्ट कर सके या मिटा सके। तो आज से ही आप प्रण कीजिए। माताओं बहनों को भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आप भी अपना खाने पीने का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप पुरुषों को तो ध्यान रख लेती हैं, लेकिन अपना ध्यान नहीं रखती हैं। घर में जो भी होता है वो बराबर से खाइए, क्योंकि आप लोगों को पता है जन्म मरण परण तीनों काम महिलाएं ज्यादा करती है नहीं करती?
खेत में, खलियान में, जंगल में, पहाड़ में सबसे ज्यादा कौन नजर आता है? घर में, चूल्हे में, चाकी में, पनघट पर कौन नजर आता है? तो सबसे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता किसको है? आपको भी है तो उनको भी है। उनको आपसे 1.5 गुना ज्यादा की जरूरत है, क्योंकि आपसे कई गुना काम करती है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ने का मौका मिलता है तो पढ़िए, और अपनी भाषा और संस्कृति को सहेजिए, और समाज और परिवार के सहयोगी बनिए, क्योंकि जन्म है तो मृत्यु इसकी सच्चाई है, और इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। और इस सच्चाई को जुटलाने के लिए ही धर्म, कर्म, पाठ, मोक्ष, दान, पुण्य, व्रत, उपवास ये सब रचे गए हैं। क्या हम जुटला सकते हैं मृत्यु को? मृत्यु को जुटला सकते हैं क्या? वो सच है, हमने जन्म लिया तो एक दिन हम मरेंगे, लेकिन इसको झुटलाने के लिए जो समाज, जो वर्ग या ब्राह्मण वर्ग आपको दान, पुण्य, पाप, धर्म, कर्म, व्रत, उपवास से जोड़ देता है, और आपका सारा पैसा, सारी एनर्जी वो हथिया लेता है, और उन चीजों का इस्तेमाल वो आपके खिलाफ ही करता है। करता है नहीं करता? आपसे कभी ये तो कहेगा कि आपको तो आरक्षण मिलता है, सरकार आरक्षण दे रखी है, लेकिन कभी ये नहीं कहेगा कि सरकार को या इस देश को बनाने के लिए आपके बाप दादाओं ने धरती दी है। कभी किसी ने कहा है? अब कभी कोई बोले ना आपको कि आरक्षण मिलता है, बोले आरक्षण क्या, तुम शरणार्थियों को पूरा शरण हमारे बाप दादाओं ने दे रखी है। पूरा देश हमारे पुरखों की धरती पे बना हुआ है। बना हुआ नहीं बना हुआ? लगभग 70% धरती हम आदिवासियों के पूर्वजों की है। इसीलिए इस देश का नाम इंडिया, इंडिजीनियस लोगों की धरती रखा हुआ है। और नामकरण जो किया जा रहा पूरे देश में, चाहे वो जगह का हो या संस्थाओं का हो या ऐतिहासिक सांस्कृतिक इमारतों का हो या लोगों का हो या जो योजनाओं का, वो पूरे इतिहास को पलटने के लिए या मिटाने के लिए किया जा रहा है। देख रहे हैं ना कितने नाम बदले जा रहे हैं। नाम बदल जाएगा, आधार कार्ड में आपका एक भी अल्फाबेट बदल जाता है तो आपका आधार कार्ड नहीं माना जाता। तो जब नाम ही बदल जाएगा तो इतिहास मानेगा आपका? इसीलिए बदला जा रहा है। जो अच्छे दिनों की सरकार आई है वो नामकरण करने वाली सरकार है कि नाम ही बदल दो तो सब कुछ वैसे ही बदल जाएगा, सब कुछ वैसे ही हथिया लेंगे हम। तो नामकरण में का ध्यान रखिए, और अपने बच्चों का नाम अब हिंदू धर्म के अनुसार नहीं, हिंदू देवी देवताओं के अनुसार नहीं, अपने पूर्वजों के अनुसार रखिए, अपनी प्रकृति के अनुसार रखिए, अपने टोटम के हिसाब से रखिए, अपने जंगल पहाड़ उसके नाम से रखिए, अपने खेत खलियान के नाम से रखिए, ताकि आप उस विरासत को सहेज पाए और बच्चे भी जान पाए कि हमारा टोटम क्या है, हमारे पूर्वजों के नाम क्या थे, उनकी क्या कहानी थी, उन्होंने क्या क्या किया है जीवन में। तो आप जो भी बच्चे पैदा होंगे उनका नाम अपने पुरखों के नाम से रखिए, और जो भी कहानी आप जानते हैं उनको बताइए, सिखाइए, समझाइए, ताकि वो उस गौरव को जान सके, समझ सके और अपनी शक्ति को पहचान सके। और जो आदिवासियों की अनमोल विरासत है पूर्वजों की, उन पूर्वजों ने जो संघर्ष किए थे, जो बलिदान दिए थे, इस धरती को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी है, उन आहुतियों का हम सम्मान दिला सके, हम वर्तमान की पहचान और आने वाली पहचान को भी सुरक्षित रख सके। इसीलिए सरकार से हम ट्राइबल कॉलम की डिमांड भी रख रहे हैं। आप लोगों ने देखा, आप कोई सा भी फॉर्म भरते हो, चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो, या जमीन जायदाद का हो या नौकरी का हो, उसमें एक कॉलम आता है धर्म का। कोई सा भी छोटा से लेके बड़ा तक कोई सा भी फॉर्म आता है, उसमें एक कॉलम होता है धर्म का। हम सब इतने पढ़े लिखे हैं, हम अपने आप को आदिवासी कहते हैं, ट्राइबल कहते हैं, एसटी कहते हैं, तो क्या आदिवासी और ट्राइबल एसटी का कोई कॉलम है उसमें? हम क्या लिखते हैं उसमें? हम क्या लिखते हैं? क्या हम हिंदू हैं? क्योंकि आपके लिए कोई कॉलम बनाया ही नहीं गया, और जो बनाया गया था उसको खत्म किया है सरकारों ने संविधान लागू करने के बाद। लोग कहते हैं ना कि संविधान में आरक्षण दिया है, वो संविधान में वो हाथी का दांत दिखाने का था, खाने का कुछ और था। आरक्षण तो दिया गया, लेकिन आपके खाने के दांत निकाल दिए गए। ट्राइबल कॉलम आपको मिला हुआ था 1871 से लेकर 1950 तक। आप देख लीजिए, पूरे 70 सालों में आदिवासियों को ट्राइबल कॉलम मिला हुआ था, कहीं एनिमिस्ट के नाम पर, कहीं ट्राइबल रिलीजन के नाम पर, कहीं ट्राइबल के नाम पर, कहीं अबोरिजिनल के नाम पर।
हर 10 साल में जो जनगणना होती थी पहले अंग्रेजों के टाइम पर, तब आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध इन 5-6 धर्मों के अलावा एक अलग पहचान दी गई थी कि ये प्रकृति और पुरखों के उपासक है, प्रकृति और पुरखों को सर्वोपरि मानते हैं। तो इनका धर्म हिंदू धर्म से या मुस्लिम धर्म से या सिख धर्म से या ईसाई धर्म से एक अलग धर्म यानी आदि धर्म है, प्रकृति पूजक है, जीव जंतुओं को मानने वाले लोग हैं। तो इनका एक अलग से कॉलम था। लेकिन जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तो आपका जो ट्राइबल का कॉलम था वो गायब कर दिया गया। और ये इन चीजों की है ना जानकारी हमें कोई न सरकार देती है, न कोई मीडिया देता है, ना कोई स्कूल के टीचर देते हैं, ना प्रोफेसर देते हैं, कोई भी नहीं देता, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और हम हमारे वजूद को स्थापित करने के लिए बेहद जरूरी है ये। क्योंकि जब तक कॉलम नहीं होगा और हम हिंदू ही लिखते रहेंगे तो हम कैसे प्रूव कर पाएंगे कि हम आदिवासी हैं। हाँ, इस देश के मूल मालिक हैं हम। तो हम इस पे गंभीर विचार मंथन करना होगा। और दिल्ली में मेरे भाई सब, पूरे देश भर के राष्ट्रीय बहनें और माताएं, भाई बहन, बच्चे सब आते हैं और आंदोलन करते हैं। और उस आंदोलन की डिमांड अब संसद तक पहुंच चुकी है। पहले तो आम हमारे समाज से चुनकर एमएलए, सांसद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति तक बन गए हैं, लेकिन उन्होंने आज तक ट्राइबल कॉलम के लिए कोई बात नहीं की। तो आप सब मिलकर इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे, तब हमारे पूर्वजों के जो ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अवशेष है वो भी बचेंगे, हमारी विरासत भी बचेगी, आज की पहचान भी स्थायी होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम पहचान दे पाएंगे आदिवासियत की। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं कहना चाहूंगी पितृशक्ति और नारी शक्ति से, वो अपने परिवार और समाज का सहयोगी बनिए। हमारे समाज में मातृशक्तियां, पितृशक्तियां सब बराबर रही है, बल्कि पितृशक्तियां पीछे रहती है, मातृशक्तियां 2 कदम आगे रहती है। स्वीकारते हैं आप? जन्म मरण परण वो खुद करती रही है। आज से मतलब 30-35 साल, 40 साल पहले जन्म भी वही रहती थी, पालती पोसती वही थी, घर परिवार भी वही बनाती थी, सब कुछ वही करती थी। आज भी अधिकतर जिम्मेदारी वो खुद निभा रही है। तो महिलाओं को भी अपनी ताकत को समझना चाहिए, जानना चाहिए, और जो पाखंड है, जो बाह्य आडंबर है, उन सब से दूर रहकर और समाज को एक दिशा देने के लिए आपको कोयतुड़ परंपरा या पुरखा परंपरा या आदिवासी परंपरा के तहत अपने सांस्कृतिक और धार्मिक या वैवाहिक कार्यों का आयोजन करवाना चाहिए, ताकि जो ब्राह्मणवाद का नासूर है या ब्राह्मणवाद का जो वायरस है या ब्राह्मणवाद का जो एंटीना है वो आपके समाज से अपने आप ही गायब हो जाएगा। वो पाखंडवाद की चीजें हैं वो अपने आप आपके समाज से दूर हो जाएगी। और आपके जो ऐतिहासिक स्थल है उनका भी संरक्षण करना आवश्यक है। कल मैं देवगढ़ के किले के दर्शन करके आई थी, तो वहां के जो राजा जाटवा जी थे उनके बारे में लिखा हुआ कि वो वहां काम करते थे, कोई और राजा था। ये कितना गलत है, हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ की जा रही है। तो वो जो गलत लिखा है उसको ठीक करवाने की जिम्मेदारी हम सब की बनती है और इस बात को आगे प्रशासन तक पहुंचाना चाहिए, उसकी जो वास्तविक हकीकत है। और ये इसी स्थल की नहीं, हर स्थल की है। जैसे आमागढ़ में मैंने पहली बार, आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया पर, भगवा झंडा हटाया गया था, आरएसएस ने झंडा लगा दिया था। वो ऐतिहासिक स्थल है मीणा समाज का, मीणा समुदाय का, उस पर आरएसएस ने झंडा लगाकर जय श्री राम लिखकर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन समाज की समझाइश और पूरे पंचायती फैसले से उस झंडे को हटाया गया और वो सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित हुआ था। सिर्फ मेरे एक आर्टिकल से और समाज को जागृत करने से वो झंडा हटाया गया। उसके बाद फिर मानगढ़ में हुआ, मानगढ़ में भी ऐसे ही भगवा झंडा लगाया गया था, लेकिन वहां पूरा समाज उपस्थित होकर उस झंडे को उखाड़ दिया, क्योंकि हमारे पूर्वजों की जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इमारत है वो हम सब की पहचान है। उस पहचान को मिटाने के लिए ही वहां भगवाकरण किया जा रहा है। चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे हनुमान हो, चाहे परशुराम हो, इन सबको वहां घुसाया जा रहा है। उन सबको वहां मत घुसने दीजिए, क्योंकि वो आपके पूर्वजों की अनमोल विरासत है। समय बहुत कम है और ये प्रकृति और पुरखा शक्तियों की देन। देखिए मीडिया पर था कि बारिश होगी, भारी बारिश, लेकिन आपके पूर्वज देखिए कितने पावरफुल है कि मौसम को भी वो आपके अकॉर्डिंग कर। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। इतना ही कहकर मैं आप सभी को तहे दिल से हार्दिक आभार और अभिनंदन करना चाहूंगी और बेहद गर्व से कहना चाहूंगी।